गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो चलिए बच्चों हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो वी हैव लर्नड दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज वाइब्रेशन। तो बच्चों इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उस तरह के मोशन को हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। दिस मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। और बच्चों यही जो वाइब्रेशन होता है ना, इसी को मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन एंड दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period। तो कह रहा है कि बच्चों आप लोग अपने पहले क्लासेस में ऑसिलेटरी मोशन के बारे में स्टडी किया होगा, टाइम पीरियड के बारे में स्टडी किया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है बच्चों कि पर सेकेंड, ठीक है, हर एक सेकंड में बॉडी कितनी बार ऑसिलेट कर रही है वही उसका क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स। ये बच्चों ये जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है ना वो हर्ट्स होती है। इट्स सिंबल इज एच जेड और इसका सिंबल होता है बच्चों एच जेड। कैपिटल एच लिखना होता है और स्मॉल जेड लिखना होता है, ठीक है बच्चों। तो सारे बच्चे लोग ऑसिलेशन मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन आप नोट कर लेना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नोट कर लेना, इसमें इसकी यूनिट भी कवर हो जाएगी। अब बच्चों कोई कहता है, यहाँ देखिए लिखा है ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स इज़ दी वन ऑसिलेशन पर सेकेंड। अगर आपसे कोई बोले कि आप वन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करो, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बच्चों, हर्ट्स होती है। तो 1 हर्ट्स क्या हो जाएगा, 1 हर्ट्स इज़ 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। मतलब बॉडी जो है वो एक सेकेंड में एक बार ही ऑसिलेट करेगी, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 टाइम्स ऑसिलेट करता है 1 सेकेंड में तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 20 हो जाएगी, ठीक है। तो सारे बच्चे जो है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशंस अपनी कॉपी में नोट कर लेना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और आपसे अगर कोई बोलता है डिफाइन 1 हर्ट्स, ठीक है, तो 1 हर्ट्स की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। 1 हर्ट्स इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछता है ये, 1 हर्ट्स को डिफाइन करो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये मैंने कुछ आपको एक ग्राफ बनाया सपोज ऐसे, ठीक है, और मैंने जो है यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक मान लो मैंने टाइम रखा है 1 सेकेंड, ठीक है। इधर आपका टाइम हो गया, इस तरफ ये टाइम कितना है, 1 सेकेंड। अब जो है कोई बॉडी है वो ऑसिलेट कर रही है। तो जैसे मान लो एक बॉडी यहाँ से ए ऐसे ऑसिलेट की और यहाँ पे पहुँची। तो इस समय कोई आपसे पूछे कि इस बॉडी का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो आप देखो कि 1 सेकेंड में बॉडी ने कितनी बार ऑसिलेट किया, तो ये और ये एक साइकिल कंप्लीट की, तो इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 हर्ट्स होगी, ठीक है बच्चों। वहीं अगर सेम टाइम मान लो मैंने फिर से वही रखा, ये कितना है आपका 1 सेकेंड, और यहाँ पे कुछ इसका वाइब्रेशंस ऐसा ऐसा हुआ, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप देखो ये 1 ऑसिलेशन कंप्लीट, ये 2 ऑसिलेशन कंप्लीट, ठीक है, और ये इसका 0.5, तो मतलब यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2.5 हर्ट्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो मतलब 1 सेकेंड में बॉडी कितनी बार ऑसिलेट करेगी वही उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो देखो लिखा भी है इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 टाइम्स ऑसिलेट करता है 1 सेकेंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 20 हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाई सेकेंड, ठीक है, जो भी टाइम दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो यू कैन रिकॉग्नाइज मेनी फेमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम। तो कह रहा है कि बच्चों आप लोग
बहुत सारे साउंड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो बिना उसको देखे हुए। तो बच्चों आप लोग बहुत तरह की आवाज़ को बिना देखे हुए भी आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये किसकी आवाज़ है। सपोज़ आप घर में हो, ठीक है, कुत्ता अगर भौंकता है तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है। वहीं अगर कोई बकरी है, अगर वो भिन अपनी जो है भिनभिनाने की आवाज़ निकालती है, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है ये किसकी आवाज़ है, बकरी की आवाज़ है। तो आप देखते हो ना, उसी तरह से अगर कोई आदमी सड़क पे बोल रहा है तो आपको पता चल जाता है ये किसी आदमी की आवाज़ है। वहीं सड़क पर अगर कोई लेडीज़, कोई, ठीक है, वेमेन बोलती है तो आपको पता चल जाता है ये किसी औरत की आवाज़ है। कोई बच्चा अगर चीख रहा होता है तो आपको पता चल जाता है ये बच्चे की आवाज़ है, ठीक है, बिना उनको देखे हुए। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। तो कह रहा है कि आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हो बिकॉज सबकी आवाज़ क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। सबसे जो साउंड निकलता है वो अलग अलग निकलता है। हैव यू एवर थॉट वॉट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट? तो कह रहा है क्या आप लोगों ने बच्चों कभी सोचा है कि ये जो आदमी की आवाज़ है, ये आदमी की आवाज़ अलग क्यों होती है? औरत होती हैं, लेडीज़ जो, उनकी आवाज़ अलग क्यों होती है, ठीक है। ये आपके डॉग हैं, जब वो बार करते हैं तो उनकी आवाज़ अलग होती है, ठीक है। और भी जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं, सबकी आवाज़ अलग अलग होती है, ठीक है। वॉट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट? वो कौन सा फैक्टर्स है जिनके कारण इन सब की आवाज़ अलग अलग होती है, इनकी साउंड अलग अलग होती है? तो बच्चों क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। तो कह रहा है बच्चों कोई भी जो साउंड होती है, साउंड जो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उसमें दो चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो होता है बच्चों एम्पलीट्यूड का और फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है, कि एक सेकेंड में कोई बॉडी कितनी बार ऑसिलेट कर रही है, वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, तो जैसे आपने देखा था ना, मैंने ये जो ग्राफ बनाया था इस तरह से, ये जो फिगर मैंने बनाया था ये, तो इसमें बच्चों क्या होता है ना, ये इस सेंटर से लेकर के ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये जो होती है, ये वाली मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ से ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस सेंटर ऊपर तक गया, उसी तरह से नीचे सेंटर से जो आपने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया, ये यहाँ से यहाँ जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, ठीक है। तो जब कोई बॉडी होती है जो अपने मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है, जैसे हमने ये ग्राफ में आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कराई, ये ग्राफ हमने बना दिया इस तरह से बच्चों। तो ये इसका मेन पोजीशन, ये वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी मेन पोजीशन। तो इस मेन पोजीशन से ये कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ऊपर चला गया, वही उसका एम्पलीट्यूड कहलाता। अब देखो यहाँ से यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर उठा, थोड़ा और आगे बढ़े तो थोड़ा और ऊपर उठा, उसी तरह से थोड़ा इधर गए तो और ऊपर बढ़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कहाँ किया, वो सेंटर पे किया। तो जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है अपने मेन पोजीशन से, वही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रिक्वेंसी? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या हम लोग साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसके एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी की बेसिस पे? तो आंसर है बच्चों यस। जो साउंड है, साउंड किसी का अलग होता है तो वो किसके बेसिस पे होता है, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लाउडनेस एंड पिच क्या होती है। तो इसके लिए बच्चों एक एक्टिविटी करनी है आपको 13.11। तो कह रहा है टेक अ मेटेलिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून। तो कह रहा है कि आपको कोई एक मेटेलिक का टम्बलर ले लेना है, ठीक है, कोई भी मेटल का बर्तन ले लेना है, और आपको एक टेबल स्पून ले लेना है, ठीक है, चम्मच ले लेना है। स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। अब आपका जो मेटल का टम्बलर है, ठीक है, उस पर आपको क्या करना है, टेबल स्पून आपके चम्मच से आपको उस बर्तन पे क्या करना है, मारना है, स्ट्राइक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड। उसके बाद क्या करना है, जब आप चम्मच से अपने मेटेलिक के बर्तन पे मारोगे तो वहाँ से जो भी साउंड प्रोड्यूस होगी उसको आपको सुनना है। नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड अगेन। अब क्या करना है बच्चों,
नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर। फिर से आपको क्या करना है, टम्बलर पे अपने चम्मच से आप क्या करो, हिट करो, स्ट्राइक करो और फिर से साउंड को क्या करो, आप सुनो। इज़ द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज़ स्ट्रक हार्ड। अब क्या कह रहा है कि आप देखोगे कि जब आप चम्मच से धीरे से मारोगे, ठीक है, अपने मेटल के बर्तन पे, तो वहाँ से आवाज़ आपकी धीरे में निकलेगी, ठीक है। वहीं अगर आप कस के मारोगे थोड़ा, तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो साउंड होगी वो लाउडर होगी, ठीक है। अगर आप बर्तन पे कस के जो है चम्मच से मारोगे तो आवाज़ क्या होगी, तेज़ निकलेगी। वहीं अगर आप धीमे से मारोगे तो साउंड क्या होगा, धीमा होगा। नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्माकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर। अब बच्चों जैसा फिगर 13.17 में आप देख रहे हो, आपको एक थर्माकोल की बॉल ले लेनी है, ठीक है, उसको एक रस्सी के सहारे बांध देना है और अब इस थर्माकोल से आपको क्या करना है, इस टम्बलर पे मारना है, ठीक है, स्ट्राइक करना है। वाइब्रेट द टम्बलर बाई स्ट्राइकिंग इट, सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है कि आपको इस थर्माकोल को तो आपने सस्पेंड कर दिया, अब उसके बाद क्या करो, जो आपका मेटालिक का बर्तन है, मेटालिक के बर्तन को आप वाइब्रेट करो। वाइब्रेट करने का मतलब क्या है बच्चों, कि ये जो मेटालिक का बर्तन है आपका ये वाला, इस बर्तन को आप थर्माकोल के पास लेकर के ऐसे जाओ, फिर दूर लेकर के जाओ, ठीक है। इस तरह से करोगे तो थर्माकोल का देखोगे ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। जब आप इस ग्लास को इधर लेकर के जाओगे तो थर्माकोल थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस होगा, ठीक है। जब आप इसको इधर हटा लोगे तो थर्माकोल देखोगे इधर से जा करके फिर इधर वापस आएगा, तो थर्माकोल की बॉल का ऐसा ऐसा मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, कि आपका जो ये मेटल का ग्लास है, इस मेटल के ग्लास पे जब आप थर्माकोल से स्ट्राइक करोगे तो क्या आपको कोई साउंड सुनाई देगा, नहीं साउंड सुनाई देगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशंस उसका क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वाइब्रेट द टम्बलर बाई स्ट्राइकिंग इट, हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉल इज मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। तो कह रहा है कि बच्चों जितना दूर आपका थर्माकोल, ठीक है, डिस्प्लेस करेगा, वही उसका क्या रिजल्ट करेगा, एम्पलीट्यूड मेजर करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो कि आपका थर्माकोल बॉल यहाँ पे है, ठीक है, आपका थर्माकोल ये बॉल यहाँ पे है। जब आप इस ग्लास को ला करके इस थर्माकोल की तरफ ऐसे हिट करोगे तो थर्माकोल का थोड़ा सा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। थर्माकोल अपने पोजीशन से मान लो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब जहाँ तक पहुँच गया, अब उससे ज़्यादा वो नहीं गया, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही इसका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन अ लिटिल हार्डर। अब क्या कह रहा है बच्चों, कि अब ये जो टम्बलर है ना, टम्बलर को आप स्ट्राइक करो, ठीक है, किससे, इस थर्माकोल की बॉल से। कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन टू केसेस। तो दोनों केस में आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों को कंपेयर करना है। इन विच केस इज़ द एम्पलीट्यूड लार्जर, और आपको बताना है कि किस केस में एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा है, जो साउंड की लाउडनेस होती है बच्चों, ठीक है, साउंड कितना लाउड होगा, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड, सॉरी, loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound। तो कह रहा है बच्चों, जो लाउडनेस होता है साउंड का जो लाउडनेस होता है, जिसको हम लोग इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो साउंड की जो इंटेंसिटी है, या मान लो और लाउडनेस है, जो ये एल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जो ये एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो जितना एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करो दो, उतना टाइम्स आपका क्या होगा, साउंड की लाउडनेस होगी। तो देखो लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस। कह रहा है कि अगर आपका एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाए, तो जैसे मैंने आपको बताया लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसमें कह रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड 2 हो जाए
तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 4 आएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे, देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ द एम्पली सॉरी if the amplitude becomes twice the loudness increases by factor of 4। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि अगर आपका एम्पलीट्यूड 2 होगा तो लाउडनेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, लाउडनेस की जो यूनिट होती है ना, जैसे आपसे कोई बोले कि साउंड कितना लाउड है, तो लाउडनेस की जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम्स में ज़रूर पूछता है कि साउंड की यूनिट क्या होती है, साउंड की इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, साउंड कितना लाउड है उसके लिए यूनिट बताइए, तो वो डेसिबल होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब यहाँ से बच्चों आपको कुछ बता रहा है कि जो साउंड आपको सुनाई देता है कुछ नॉर्मल सोर्सेज से, उसकी क्या क्या लाउडनेस है। जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग, जो आप सांस लेते हो, ठीक है, वहाँ से जो साउंड आती है वो कितना होता है, 10 dB होता है। सॉफ्ट विस्पर एट 5 मीटर। विस्पर का मतलब क्या होता है बच्चों, जो आप लोग आपस में जो है फुसफुसाते हो ना, फुसफुसाहट की जो आवाज़ होती है, बिल्कुल धीमे धीमे जो आप लोग बात करते हो, ठीक है, वहाँ से जो साउंड आती है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, 30 dB होती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो आप नॉर्मल बातचीत करते हो, वहाँ पे जो साउंड की लाउडनेस होती है वो होती है 60 dB। बिजी ट्रैफिक, कहीं ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे गाड़ियों की जो आवाज़ आती जाती है, तो वहाँ से आपका कितना होता है, 70 dB होता है। एवरेज फैक्ट्रियों से जो आवाज़ निकलती है वहाँ से भी जो साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड की लाउडनेस कितनी होती है, 80 dB तक होती है। एबव 80 dB, ठीक है, ये नॉइज़ी हो जाता है, ठीक है, नॉइज़ हो जाता है, बिकम्स फिजिकली पेनफुल। और इससे ज़्यादा जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो फिर वो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको डिस्टर्बेंस होता है, तो फिर आप उसको बोलते हो कि अब ये आपके कानों को दर्द पहुंचा रहा है। ठीक है, तो लाउडनेस ऑफ साउंड्स डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया कि जो साउंड की लाउडनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज, जब एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो साउंड प्रोड्यूस कैसा होगा, लाउड होगा। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस्ड इज फेबल। ठीक है, तो जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तब आपकी साउंड ज़्यादा लाउड होगी, जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो आपकी जो साउंड होगी वो फेबल हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया कि साउंड का जो लाउडनेस होता है, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड 2 हुआ, ठीक है, तो लाउडनेस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दोगे दैट इज़ 4। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स में, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखूँ और यहाँ पे लाउडनेस लिखूँ, तो मैंने बोला अगर एम्पलीट्यूड 2 है तो लाउडनेस कितना हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर कर दोगे। मैंने बोला कि मान लो एम्पलीट्यूड हाफ है अगर, तो लाउडनेस कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों कि जो लाउडनेस होता है किसी भी साउंड का, साउंड कितनी लाउड होगी किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड के। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो साउंड क्या होगी, लाउड। अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड आपकी फेबल होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। तो कह रहा है बच्चों, कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विथ दैट ऑफ एन एडल्ट। अब कोई एक एडल्ट है, एडल्ट से अगर आप बच्चों की आवाज़ को कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो एडल्ट होते हैं उनकी वॉइस क्या होती है बच्चों, लाउड होती है। इसका मतलब कि उनका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, बच्चों के कंपैरिजन में। इवन इफ़ 2 साउंड्स आर इक्वली लाउड। ठीक है, अब आप कभी कभी क्या देखते हो बच्चों, दोनों साउंड इक्वली लाउड है, ठीक है, लाउडनेस बिल्कुल बराबर है, दे डिफर इन सम वे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उनमें कुछ डिफरेंस पता चलता है। लेट अस सी हाउ, ये किस तरह से होता है इसके बारे में स्टडी करना है। आई वॉन्डर वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। तो पूछो, कह रहा है कि अच्छा तो मेरी आवाज़ मेरे टीचर से क्यों डिफरेंस है। ठीक है, आखिर दोनों वॉइस में डिफरेंस किस वजह से है। अब देखो क्या होता है बच्चों, एम्पलीट्यूड क्या डिफाइन करता है, लाउडनेस, कि कोई भी वॉइस, कोई भी साउंड लाउड कितना है।
द फ्रिक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। वहीं बच्चों जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन करती है श्रिलनेस या पिच किसी भी साउंड की। श्रिलनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कर्कशता होती है। आप लोग देखते हो ना, किसी की कोई सी आवाज़ आपकी कानों में बहुत तेज़ चुभती है, जैसे जब आप सीटी बजाओ, ठीक है, विसल बजाओगे तो कान में वो आवाज़ बहुत तेज से लगती है। जब कोई लड़की है, कोई गर्ल्स है, छोटी बच्ची है, या तो वो जब तेज़ी से चीखती है तो उसकी भी आवाज़ कानों में क्या होती है, चुभती है। तो ऐसी साउंड्स जो आपके कान में चुभे, ठीक है, जिसमें कर्कशता हो थोड़ी, इस तरह के साउंड्स बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच कहते हैं और श्रिलनेस कहते हैं। और ये कौन डिटरमाइन करता है, फ्रिक्वेंसी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, लाउडनेस को कौन आइडेंटिफाई, मतलब लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लाउड, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी डिटरमाइंस, फ्रिक्वेंसी क्या डिटरमाइंस करती है, पिच या श्रिलनेस। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा साउंड में कर्कशता, उतनी ज़्यादा साउंड आपके कान में चुभेगी। सीटी जितनी तेज़ी से आप बजाओगे आपकी कानों में वो एक अजीब तरह की आवाज़ आती है, ठीक है, चुभने वाली आवाज़ आती है। अब देखिए लिखा भी है, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हाइयर वी से दैट साउंड इज़ श्रिल एंड हैज़ हाइयर पिच। अगर किसी की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो साउंड कैसी है, श्रिल है, और उसके पिच भी हाई है। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर, वहीं किसी साउंड की अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या है, कम है, तो आप क्या बोलोगे कि साउंड जो है, साउंड हैज़ ए लोअर पिच, उस साउंड के पिच क्या है, लो है। तो जैसे बच्चों ड्रम की बात कर रहा है, ड्रम वाइब्रेट्स विथ लो फ्रिक्वेंसी। जब आप ड्रम को बजाओगे तो ड्रम की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। आप देख रहे हो ना, ये कितनी बार ऑसिलेट किया, सिर्फ एक और ये दो, तो यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, दो हो गई सिर्फ। तो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे आप देखो, ये जो सीटी है, वेसल जो बजा रहा है, तो आप देख रहे हो एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर गई, एक दो तीन चार, कितनी बार ये वाइब्रेट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेसल है, ये जो वेसल बजा रहा है, सीटी बजा रहा है, यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी पिच ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई कि एम्पलीट्यूड लाउडनेस डिटरमाइन करता है, और जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है ये श्रिलनेस और पिच को डिटरमाइन करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो चलिए इसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।